गांव की सुबह बड़ी ही शांतिपूर्ण होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हल्के कोहरे में ढके खेत और चूल्हे से उठती रसोई की खुशबू पूरे माहौल को सुखद बना रही थी। वर्षीय रामलाल अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ उनका 25 वर्षीय बेटा मनोहर भी था। मनोहर जानता था कि पिता को अपनी बात समझाने में वक्त लगेगा। खेती दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। पानी की कमी, महंगे बीज और खाद के दाम बढ़ने से मुनाफा कम हो रहा था। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब मनोहर और उसकी बहन राधा, 22 वर्ष, घर के आंगन में बैठे बात कर रहे थे। भैया, मैं भी देख रही हूँ कि खेती से अब पहले जैसी कमाई नहीं हो रही। हमें कुछ और सोचना चाहिए। हाँ बहन, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम फल बेचने का काम शुरू करें। फल? लेकिन हम किसान हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम अपनी फसल के साथ फल भी बेचें तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। राधा को भाई की बात सही लगी, लेकिन पिता को समझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब मनोहर ने अपने पिता से यह बात की तो वे नाराज हो गए। हमने कभी खेती के अलावा कोई और काम नहीं किया। फल बेचना कोई सम्मानजनक काम नहीं है। बाबूजी, यह कोई छोटा काम नहीं है। शहरों में लोग फल बेचकर लाखों कमा रहे हैं। अगर हम भी यह काम सही तरीके से करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें फल ही बेचना है तो खेती छोड़ दो। मनोहर निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मनोहर ने गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर फल बेचना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक बहुत कम ग्राहक आए। अरे मनोहर, तू तो किसान था, अब ठेले वाला बन गया। काम कोई भी छोटा नहीं होता भाई। एक दिन तुम यहीं से फल खरीदोगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। राधा ने सुझाव दिया कि वे घर घर जाकर लोगों को फलों के फायदे बताएं। उसने एक सोशल मीडिया पेज भी बनाया और गांव के आसपास प्रचार करने लगी। अब लोग उनके फल स्टॉल के बारे में जानने लगे थे। रामलाल ने देखा कि उनके बेटे और बेटी की मेहनत रंग ला रही है। बेटा, मैं गलत था। मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस व्यापार को बढ़ाने में जुट गया। मनोहर ने जैविक खेती शुरू करने का निर्णय लिया। उसने केले, अमरूद, उसी और पपीते की खेती शुरू की। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई और उसने इन्हीं फलों को अपने स्टॉल पर बेचना शुरू किया। अब गांव के दूसरे लोग भी मनोहर और राधा से प्रेरित होकर फल और सब्जियों का व्यापार करने लगे। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने लगीं। अब वे केवल फल ही नहीं, बल्कि ताजा जूस और अचार भी बेचने लगे। उन्होंने गांव के दूसरे किसानों से सीधे फल खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उन्हें और अधिक मुनाफा हुआ। अब उनका फल स्टॉल इतना मशहूर हो चुका था कि पास के शहरों से भी लोग वहां फल खरीदने आने लगे। फल स्टॉल बड़ा तो हो गया, लेकिन उन्हें ग्राहकों तक ताजे फल पहुंचाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। मनोहर और राधा ने अपने बचत के पैसों से एक छोटी ट्रॉली खरीदी, जिससे वे गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई, जिससे उनके फलों का काफी नुकसान हो गया। भैया, अब क्या होगा? हमारा सारा फल खराब हो गया। कोई बात नहीं बहन, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उन्होंने अगले ही दिन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अब उनका गांव जैविक फलों और उत्पादों के लिए मशहूर हो चुका था। मनोहर और राधा ने गांव के दूसरे युवाओं को भी व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी किसान मिलकर काम करने लगे। अब उनका फल स्टॉल एक छोटे से ठेले से एक बड़े फ्रूट मार्केट में बदल चुका था। उनका सपना पूरा हो चुका था। गांव के ही एक व्यापारी रमेश, जो पहले से ही सब्जियों और फलों का व्यापार करता था, मनोहर और राधा की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। देखो यार, ये मनोहर तो नया नया आया है और मेरा धंधा चौपट करने पर तुला है। इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
रमेश ने बाजार में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मनोहर के फल खराब होते हैं और वे बाहर से सस्ते घटिया फल लाकर बेचते हैं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग रमेश की बातों में आने लगे। अरे भाई, मैंने सुना कि मनोहर के फल असली नहीं हैं। क्या पता वो शहर से सस्ते और नकली फल लाकर हमें दे रहा हो। मनोहर को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह जानता था कि सच कभी नहीं छुपता। भैया, हमें रमेश की इस साजिश का जवाब देना होगा। वह हमारी मेहनत को बर्बाद करने पर तुला है। नहीं बहन, हम झगड़े से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी से जवाब देंगे। अगर हमारे फल अच्छे हैं तो ग्राहक खुद सच्चाई जान जाएंगे। मनोहर ने गांव में फ्री टेस्टिंग कैंप लगाया, जिसमें लोग आकर उसके जैविक फलों को मुफ्त में चख सकते थे। गांव के लोग खुद फलों का स्वाद लेकर हैरान रह गए। बेटा, तेरे फलों से तो असली मिठास आ रही है। रमेश झूठ बोल रहा था। धीरे धीरे लोग रमेश की बातों पर विश्वास करना बंद कर दिए और मनोहर का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। रमेश को यह देखकर और गुस्सा आया। गुप्त रूप से मनोहर के स्टॉल से माल चोरी करवाना और गाड़ी में खराब फल रखवाने की साजिश रची। एक रात कुछ अज्ञात लोग मनोहर की दुकान से कई टोकरी फल चुरा ले गए। सुबह जब मनोहर दुकान पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। भैया, यह क्या हुआ? सारी टोकरी कहाँ गई? कोई हमारी मेहनत को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण रमेश पर कार्रवाई नहीं हो सकी। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने मनोहर और राधा का समर्थन किया। गांव के कई लोग खुद उनके लिए फल लेकर आए और बोले, मनोहर, तू हमारे गांव की शान है। हम तुझे यूं हारने नहीं देंगे। ये ले हमारे खेतों के फल, इन्हें बेच और फिर से खड़ा हो। मनोहर और राधा भावुक हो गए। उन्होंने अपने गांव वालों को धन्यवाद दिया और दोगुनी मेहनत से फिर से व्यापार शुरू कर दिया। जब रमेश ने देखा कि उसकी कोई भी चाल मनोहर को रोक नहीं पा रही है, तो उसने हताश होकर गलत तरीका अपनाने की सोची। उसने मनोहर के फल स्टॉल में आग लगाने की योजना बनाई। एक रात रमेश के आदमी स्टॉल के पास आग लगाने पहुंचे, लेकिन तभी गांव के चौकीदार ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने रमेश को धिक्कारा और कहा, रमेश, तूने हमारे गांव का नाम खराब किया है। मेहनत करने वाले को हराने के लिए साजिशें नहीं बल्कि खुद मेहनत करनी पड़ती है। अब गांव में सिर्फ मनोहर के ईमानदार व्यापार की चर्चा थी। अब मनोहर ने एक बड़ा फल गोदाम खोलने का निर्णय लिया, जहां किसान सीधे अपने फल बेच सकें। राधा ने गांव की महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वे अचार, जैम और जूस बनाना सीख सकें। अब मनोहर और राधा ने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक बड़े फल बाजार की नींव रखी, जहां सभी किसानों को उचित दाम मिले। अब मनोहर 28 साल का हो चुका था। गांव के लोग उसकी शादी की बात करने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब व्यापार तो चल पड़ा है, अब घर बसाने का भी सोच ले। मनोहर ने गांव की ही एक समझदार और मेहनती लड़की सुनीता से शादी कर ली, जो उसकी तरह कृषि में रुचि रखती थी। अब गांव के युवा भी खेती और व्यापार को एक साथ करने की सोचने लगे। रामलाल, जो कभी व्यापार को छोटा समझते थे, अब खुद लोगों को सलाह देने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा और बेटी पूरे गांव को बदल देंगे। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है।